हेलो एवरीवन। आप सभी ने अब से पहले 2 लेक्चर जो आए होंगे उनको एंजॉय किया होगा और आज हम आपका मैग्नेट का तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए आइए स्क्रीन पर। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है धारावाही वृत्ताकार लूप की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो ये आज का हमारा पहला हेडिंग है ये हमारे पास। चलिए जी, तो लूप की अक्ष क्या होती है थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको। जैसे देखिए हमारे पास में यहां पर एक ये सर्किल है। ओके, अब ये सर्किल के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये ऐसे रखा हो, इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे फ्रेम पर, देखो इस बात को भी समझ लो, इसका मीनिंग ये होता है कि कुछ ऐसा फ्रेम है हमारे पास और ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अगर सर्किल ऐसा है तो ये फ्रेम हमारे पास ऐसे रहा होगा, तो ऐसे फ्रेम के ऊपर ये सर्किल रखा हुआ है। ठीक है ना, पहली बात तो ये है। अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो फ्रेम हमारा ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे आप, इस वाले फ्रेम की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बेटे अक्ष क्या होती है भी समझ लीजिए। इसके तल के लंबवत यहां पर एक लाइन हम ऐसे लेते हैं। ठीक है, ये इसका केंद्र O है यहां पर। अब ये भी समझ लीजिए अक्ष क्या होती है। जैसे ये हमारे पास लूप है, लूप का ये है केंद्र O। इस लूप के इस लूप का तल आपको दिखाई दे रहा है, इसके लंबवत एक लाइन ऐसे इसके तल के लंबवत होनी चाहिए और केंद्र से जानी चाहिए। इस लाइन का नाम ही अक्ष होता है। ये लूप की अक्ष है बेटा। किसकी अक्ष है? लूप की अक्ष। यानी ये जो लूप है ना हमारे पास में, इस लूप के का सेंटर यहां पर है, तो इसके तल के लंबवत एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की है, इसी को हम लूप की अक्ष कहते हैं। तो आपको लूप की अक्ष समझ में आई होगी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इस लूप की अक्ष पर कहीं पर एक पॉइंट ये कंसीडर कर लेंगे। ओके, इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, P या Q जो भी मानना चाहो। तो पहला पॉइंट तो यह है लूप की अक्ष क्या होती है। इसके सेंटर O से ये जो बिंदु हमने माना है, ये मान लीजिए x डिस्टेंस पर है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ है। बायो सावर्ट लॉ के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, बायो सावर्ट का लॉ हम जब लगाते हैं तो बायो सावर्ट ये कहता है कि एक अल्पांश की वजह से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी होती है। तो बेटा अगर बायो सावर्ट का लॉ हम लगा रहे होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक अल्पांश लेना पड़ता है। मान लीजिए यहां पर एक हमने अल्पांश ले लिया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अल्पांश। इसकी लेंथ को हमने मान लिया dl। ठीक है, इस अल्पांश की लेंथ को हमने क्या माना है जी, dl माना है। अब थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। चलो मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये लूप है। ठीक है भाई, हालांकि मुझे पहले से रेडी होके आना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। अब ये लूप इस तरह से रखी हुई है। अब अल्पांश जो हमने लिया है, इसके ऊपर आप छोटा सा dl लेंथ का यहां अल्पांश मान सकते हैं। ये सबको दिखाई दे रहा होगा, लूप ऐसे रखी हुई है, ये एक प्लेन में। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक छोटा सा अल्पांश ले रहे हैं। अगर ये हमारे अक्ष है यहां पर, अगर हम इस लाइन को यहां पर मिलाएंगे ऐसे, तो बेटा ये वाली जो लाइन है, आप समझने की कोशिश करो, इस लाइन के लंबवत लाइन होगी। यानी मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर हम यहां पर इसको थोड़ा सा ना सामने से देखेंगे, जब हम इसको सामने से देखेंगे तो हमें डीएल यहां पर ये नजर आएगा, ये डीएल है। लूप की अक्ष हमारे पास ये नजर आएगी हमें। अब हम क्या करेंगे, एक पेन है क्या और, चलो कोई नहीं। अब हम क्या करेंगे, अगर इस लाइन पर ये वाली एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे समझने की कोशिश कीजिए आप जरा। यहां पर चलिए,
हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली यहां पर। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मान लीजिए एंगल है हमारे पास थीटा। बेटा इस डीएल के साथ इस लाइन ने यहां पर ये जो एंगल बनाया है ये 90 डिग्री का। बेसिकली मैं समझाना चाहता हूं आपको। देखिए एक बार और सुनिए, ये जो डीएल है, हम इस डीएल पर, इस डीएल को, ये जो मैंने एक एलिमेंट लिया मैं इसको अलग निकाल लेता हूं, ठीक है। अब इस लाइन पर मैं ऐसे एक लाइन दूसरी बना दूं, तो इस लाइन के और इस लाइन के बीच का एंगल 90। अच्छा, इस लाइन को अगर मैं ऐसे भी कर दूंगा तो भी एंगल 90 रहेगा इस लाइन के साथ। ये बात समझने की कोशिश करो आप। कुछ है क्या भाई पेन? एक सेकंड रुको भाई। देखो मान लीजिए ये अल्पांश ये है जो मेरे हाथ में है, ठीक है, और ये लाइन इस तरह से है। अब अगर हम यहां पर इस लाइन को ऐसे मिलाएं तो हमें बेटा ये वाला एंगल चेक करना है। ये हमारा डीएल है, क्योंकि जो बायो-सावर्ट लॉ होता है आइडियल साइन थीटा, थीटा होता है डीएल और पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल। तो आप समझ पा रहे होंगे ये एंगल हमारा 90 डिग्री आएगा। डायग्राम से फीलिंग थोड़ी अलग आएगी आपको, इसलिए यहां देखना है, ठीक है। तो डायग्राम की फीलिंग अगर समझने की कोशिश करोगे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए जी, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा काम क्या था, मैंने आपको राइट हैंड रूल पढ़ाया था, दाएं हाथ की हथेली का नियम था, सॉरी दाएं हाथ की हथेली का नियम, पाम रूल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, धारा की दिशा में अंगूठा। मान लीजिए इसमें हमें धारा प्रवाहित करनी है और धारा इस दिशा में है। कैसे मानोगे भाई? मान लीजिए यहां से धारा आ रही है बाहर की तरफ, यहां से धारा आ रही है बाहर की तरफ। अब ये डॉट वाला जो साइन है आपको मैंने बताया था, ये करंट को शो कर रहा है, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड को करता है, लेकिन हमने यहाँ करंट को शो किया है इससे। यानी इस लूप में जो धारा बह रही है ना बेटा, वो इस तरह से बह रही है, ठीक है। यानी इसके ऊपर वाली जो डीएल से करंट आएगी वो हमारी साइड को आएगी, यानी आपकी साइड को आ रही है करंट। लूप ऐसे रखी हुई है ना, तो आपकी साइड को करंट आ रही है, इसलिए हमने इस साइन से दिखाया। और यहां पर जो करंट जा रही है वो अंदर की साइड जा रही है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस बना के दिखाया, ठीक है। आप ऐसे करंट को दिखा सकते हो। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आया वो पॉइंट, ठीक है। यहां से करंट आपकी ओर आ रही है और यहां से अंदर की ओर जा रही है, ठीक। अब क्या करेंगे, राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो अगर हमें इस अल्पांश की वजह से, इस अल्पांश का कुछ नाम दे दो, आर एस नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस अल्पांश की वजह से इस बिंदु पर अगर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, तो उसकी दिशा कैसे निकालेंगे? धारा की दिशा में तो अंगूठा रखेंगे और इस पॉइंट की तरफ हमें फिंगर्स को ऐसे फैलाना है और इस पर एक लंब गिराना होता था। तो जब हम इस लाइन पर के अलोंग तो अपनी फिंगर्स रखेंगे, ठीक है ना। आप ये समझो कि डीएल जो है करंट तो बाहर की तरफ है, यानी अंगूठा करंट की दिशा में, पॉइंट की तरफ उंगलियां और हथेली पर खींचा गया लंब। इसका मीनिंग है कि इस लाइन पर एक लंब ड्रॉ करेंगे, वही इस डीएल की वजह से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन को बताएगा, ठीक। यानी हुआ क्या, सुनिए, देखिए, चलो पॉइंट हम बाद में बना देंगे। बेटे इसके एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये 90 डिग्री का एंगल। यानी राइट हैंड रूल क्या कहता है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, पॉइंट की तरफ उंगलियां, फिर इस पर एक लंब खींचेंगे, वो लंब इसकी वजह से जो मैग्नेट बनी होगी यहाँ डीबी, उसको बताएगा। आपको पता है डीबी हम क्यों लेते हैं, क्योंकि डीएल की वजह से यहाँ पर मैग्नेट बनी है। क्लियर यहां तक? अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा घटकों में वियोजित करेंगे, इसको रिजोल्व करेंगे। चलो रिजोल्व भी कर लेते हैं फटाफट। चलो भाई इसको रिजोल्व करते हैं। देखो इसमें एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, समझना पड़ेगा वो आपको। इसमें ये वाला एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का। अगर हम क्या करें, ये वाला पूरा एंगल चेक करो आप, ये पूरा एंगल कितना है, 90 का एंगल है, और ये पूरा एंगल यहां से यहां तक ये 90 का है। तो बेटा ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा ये दिख रहा होगा आपको, एक 90 का तो एंगल ये हो गया, ठीक, और एक 90 का एंगल हमारे पास ये हो गया।
अब ये वाला जो थीटा है हमारे पास, मान लीजिए 30 का डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये होगा 60 डिग्री का, इसको हम 90 माइनस थीटा कहते हैं। ओके, तो बेटा अगर ये यहां पर हमारा 60 है, तो ये एंगल कितना बचा, क्योंकि ये और ये भी तो 90 था ना हमारे पास में, समझ रहे हो ना, ये और ये, यानी इस वाली लाइन के और इस वाली लाइन के बीच की बात कर रहा हूं, ये और ये, और एक लाइन ऐसे है, तो ये एंगल अगर 30 है तो ये कितना होगा 60, तो ये और ये 90 था, तो ये भी कितना हुआ 30, यानी कहने का मतलब ये है जितना एंगल ये होगा थीटा, वही एंगल ये होगा थीटा। ये बात भी आपको समझ में आई होगी, थोड़ी सी थीटा वाली बात थोड़ी समझने की थी, तो मैंने आपको अलग से वो समझाया। ओके, चलिए अब इसके कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे, फटाफट रिजोल्व कर लो, थोड़ा डायग्राम बनाने में टाइम लगता है भाई, एक कंपोनेंट ही आएगा और एक कंपोनेंट ही आएगा, और आप सभी को पता होता है कि इसको हम लिखेंगे db साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा हमारे पास में होगा db कोस थीटा। ओके, चलिए अब ठीक इसके नीचे एक दूसरा कंपोनेंट और लेंगे हम, ठीक इसके नीचे एक दूसरा कंपोनेंट और मान लेते हैं, इस कंपोनेंट को हम कहते हैं dl। ओके, अब क्या करेंगे, ठीक उसी तरह से इसको भी हम यहां पर मिला देंगे, और बेटा इस लूप की रेडियस हम मान लेते हैं, लूप की रेडियस जो है वो है r, यानी इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या है हमारे पास r, तो ये r है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सभी को पता होगा अगर ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस x है, बीच का एंगल ये हमारा 90 है यहाँ पे, तो एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ ये लिख देंगे। चलिए जी, ठीक है, ओके, बहुत सही। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, कोई है क्या, ठीक इसी तरह से ये वाला जो कंपोनेंट था, ठीक उसी तरह से ये करंट अंदर की तरफ पॉइंट की तरफ उंगलियां करेंगे तो इसका लंब नीचे की तरफ खींचेगा, तो बेटे जिस तरह से यहाँ लंब ऊपर की तरफ आया था, यहाँ लंब आ जाएगा नीचे की तरफ। चलो इसको भी हम कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी यहाँ थीटा हो जाएगा, और ये वाला डीएल के साथ जो ये एंगल बनेगा ये यहाँ 90 बनेगा, अभी जो ऊपर समझाया था मैंने, तो ये एंगल अगर हमारा कितना है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। ये बात भी मैंने अभी समझाई थी ऊपर आपको, तो यहां भी कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक तो ये आ जाएगा कंपोनेंट, और एक इसी का कंपोनेंट, ये बेटा डीबी ही होगा हमारे पास यहाँ पर, इसको भी हम डीबी ही कहेंगे। अच्छा, हम इसको डीबी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेम जैसा अल्पांश यहाँ पर है, सही ठीक अल्पांश यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वजह से इसको भी हम कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर अगर हम देखें तो भी आ जाएगा डीबी साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा डीबी कोस थीटा, बस और 5 मिनट, ठीक है, और इस पॉइंट को माना था हमने पी। ओके, तो ये डायग्राम आपको समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और यहां पर भी रेडियस हमारी आर ही मानी जाएगी। सब अच्छे से डायग्राम बना लीजिए और इस डेरिवेशन को फटाफट करते हैं, थोड़ा सा इस डायग्राम के बारे में लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। चलो जी, देखिए, माना आर त्रिज्या की कोई लूप जिसमें आई एम्पियर की धारा चित्रानुसार प्रवाहित है, इस जिसकी
या जिसके केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए लूप पर अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बात एक ही है। अब थोड़ा वापस अगर हम आए तो हमने लिखा है किसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित है, इसकी त्रिज्या r है, इसके केंद्र O से एक बिंदु लिया हमने x दूरी पर। ठीक है, ये जो हमने बिंदु लिया है ना बेटा, देख लो एक बार, x दूरी पर बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है हमें, चुंबकीय क्षेत्र। आप यहां पर ये भी लिख सकते थे कि बिंदु P इसकी अक्ष पर स्थित है, बात वही है। ठीक है, हमने डायग्राम में दिखा रखे। और इस अल्पांश के कारण, चलिए देख लो एक बार, ये जो हमने अल्पांश लिया है इसके कारण ये जो तीव्रता आई है, अब इसी की बात कर रहा हूं, उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी, चलो ये भी देख लो। तो ये हम जो लिखते हैं ना, ये बायो सेवर्ट के नियम से लिखते हैं, बायो सेवर्ट के नियम से। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि जो dB है बेटा वो है μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा, और थीटा वहां 90 मैंने आपको बताया था, और अपॉन, अब थोड़ा सा यहां वापस आ जाइए, देखो अपॉन में हम लेते हैं ये वापस क्यों नहीं जा रहा, अपॉन में लेंगे बेटा, ये जो डिस्टेंस आई थी ना हमारे पास, कितनी आई थी, √r² प्लस x², इसका स्क्वायर आए μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। r क्या होती थी हमारे पास, dl और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इनके बीच का डिस्टेंस। तो हमारे पास डिस्टेंस ये है, रूट स्क्वायर होने की वजह से इसका रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा IDL अपॉन r² प्लस x²। ठीक है, इसे समीकरण 1 कह देंगे। चलिए तो ये बेटा जिस डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास ये है। ठीक है, अगर इस वाले एलिमेंट की वजह से इस बिंदु की पर ये वाली तीव्रता की बात करें तो इसका परिमाण भी वही आएगा जो इसका आया था। परिमाण में दोनों बराबर हैं लेकिन दिशा में अलग हैं। आप इसे B1 B2 भी मान सकते थे क्योंकि दिशा में अलग है, बट मैंने अगर यहां पर परिमाण की बात करूं तो इसका परिमाण और इसका परिमाण सेम है, ये वाला एंगल सेम है। तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, आपने पढ़ा होगा सदिश का नियम, अगर दो सदिश राशियां किसी एक बिंदु पर परिमाण में बराबर हो और दिशा में विपरीत हो तो वे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी इसका ये वाला घटक और इसका ये वाला घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दो कंपोनेंट के अलावा हजारों कंपोनेंट हो सकते हैं, तो हजारों कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आएंगे और वे सभी जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन बनती है तो हम करते हैं समाकलन, और समाकलन करेंगे। और इसकी लिमिट आपको कल बताई थी, लूप पर लिमिट कैसे लेते हैं, 0 से 2 पाई आप लिमिट ले लेंगे और आपका डेरिवेशन सिंपली हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस बात को थोड़ा सा लिख देते हैं। चलो भाई 1 मिनट रुक जाओ बस। चलो भाई, बिंदु, बस 2 मिनट का काम रह गया, ज्यादा नहीं। बिंदु P पर अल्पांशों के कारण तीव्रताओं का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करने पर dB कोस थीटा, या आप इसमें एक लाइन ये जोड़ दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगी। वियोजित करने पर अक्ष के
लंबवत घटक, मुझे ऐसा लग रहा मैंने घटक उल्टे ले लिए क्या इसमें, हैं? सही है, चलो देखते हैं भाई। अक्ष के लंबवत घटक डीबी कोस थीटा बराबर तथा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे या निरस्त कर देते हैं, जबकि अक्ष के अनुदिश घटक डीबी साइन थीटा एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं, अर्थात अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, डीबी नेट, या आप इसको लिख लीजिए बी नेट इज इक्वल टू समाकलन डीबी साइन थीटा, समीकरण 2। बेटा इसको थोड़ा सा समझ लो बस, देखो एक पॉइंट ये समझने का है, मैंने लिखा कि अक्ष के लंबवत घटक बेटा ये डीएल आप पूरी लूप पर कहीं भी लो, उस लूप का जैसा आपने डीएल ऊपर लिया था तो इसकी डीबी ऐसे आई थी, एक घटक ऊपर एक घटक ऐसे, ये लिया था इसके जस्ट अपोजिट तो इसकी डीबी ऐसे आई थी, ये वाली की बात कर रहा हूं तो उसका एक घटक ऐसे एक ऐसे। अगर आप एक डीएल इधर लो तो उसका डीबी ऐसे आएगा, इसके ठीक सामने वाले डीबी ऐसे आएगा, कोस थीटा वाले ऐसे आएंगे, साइन वाले ऐसे आएंगे, तो पूरी लूप पर जो आमने सामने के घटक रहेंगे उनकी वजह से कोस वाले कैंसिल होंगे, साइन वाले एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ते जाएंगे। और जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं सभी घटकों को जोड़ने के लिए। इसलिए मैंने क्या कर दिया, जो लूप के अनुदिश घटक थे उन सभी का निश्चित सीमाओं के अंदर समाकलन कर दिया मैंने, और निश्चित सीमा क्या है हमारी 0 से 2 पाई आर, क्योंकि इस लूप पर अगर मैं पहला मान ले रहा हूं तो मैं 0 से शुरू करता हूं, लेते 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 मैं ना कितना लेंथ ले लूंगा, 2 पाई आर लेंथ ले लूंगा, इसलिए 0 से 2 पाई आर आप समाकलन कर सकते हो लिमिट के अंदर। ओके, तो हम यहां क्या करेंगे, बी नेट इज इक्वल टू डीबी की वैल्यू हमारे पास आई थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, जो डीएल आया था उसको यहां रखेंगे, डीएल 0 से 2 पाई आर लिमिट आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा पीछे देख लेना डीबी की वैल्यू ये आई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन 90 की वैल्यू 1, आप एक बार देख भी लीजिए। चलिए डीबी की वैल्यू जरा यहां चेक कर लो, ये रही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, डीएल में समाकलन के अंदर ले जाऊंगा, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हम यहीं रखेंगे। इसका भी एक रीजन होता है कि आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हम यहाँ क्यों रखते हैं, क्योंकि आप अगर इस लूप पर डीएल कहीं भी ले रहे बेटा, आप ऊपर यहां पर लो, नीचे यहां पर लो, साइड में लो, कहीं भी लो, ये वाला जो डिस्टेंस है हर जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यानी ये कॉन्स्टेंट है बेटा, और कॉन्स्टेंट को हम बाहर रखते हैं, क्योंकि आप यहां पर लो चाहे यहां पर लो, क्योंकि लूप तो ऐसे रखी हुई है ना, और लाइन ये है इस लूप से, चाहे यहां पर हो चाहे घटक इधर हो चाहे ऊपर हो, ये सारी की सारी डिस्टेंस जैसे सॉफ्टी होती है ना, सॉफ्टी आपने देखा होगा, तो चारों तरफ से वाली जो डिस्टेंस होंगी उसकी आपस में बराबर होंगी, ठीक उसी तरह से डिस्टेंस आपस में बराबर है, इसलिए इसको हम समाकलन से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए भाई थोड़ा समझाना पड़ता है, कुछ बच्चों को पता है, मुझे आता होगा, लेकिन फिर भी समझाना पड़ता है। और इनटू में यहां क्या लिख देंगे, साइन थीटा, ठीक। चलो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 0 से 2 पाई आर लिमिट, इसका समाकलन हो जाएगा 0 से 2 पाई आर लिमिट, और यहां पर हो जाएगा साइन थीटा।
अब यहां पर थोड़ा सा साइड में साइन थीटा की वैल्यू, आप थोड़ा डायग्राम में वापस जाओ, डायग्राम में साइन थीटा की वैल्यू देख लो बेटे क्या है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण की वैल्यू आप वहां रखोगे वापस। तो लंब है हमारे पास r और कर्ण है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2, रूट है मतलब इसका होल पावर 1/2 मतलब रूट। और बेटा इसकी वैल्यू आप यहां पुट कर दो तो बी नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2, और बेटा अपर लिमिट भरेंगे तो 2 पाई आर और माइनस 0। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई आर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। क्योंकि आप जानते हो अगर x इंटू रूट एक्स है तो हम इसको लिख देते हैं x की पावर 1 x की पावर 1/2, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी 1 प्लस 1/2 तो 3/2 पावर हो जाएगी। तो अगर मैं इसको x मान लू ना, उसकी पावर 1 यहाँ 1/2 है, तो कितनी हो जाएगी, कुछ इस तरह का मेथड हमने यहाँ पर यूज किया है ये, ठीक है, x प्लस एक्स की होल पावर 1/2। तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई से 2 पाई आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यहाँ बचेगा 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चलो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, फॉर्मूला बन जाएगा आपका बी नेट इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर बेटा रेडियस का स्क्वायर है यहाँ पर, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। इसके नीचे लिख लो याद रखना है, याद इसलिए रखना है क्योंकि आप जानते हो न्यूमेरिकल अगर करना है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला म्यू नोट अपॉन 2 आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और ये भी याद रखना है बेटा एक्स सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस है, आर हमारी त्रिज्या होती है। अच्छा, ये आपने याद कर लिया, क्या फॉर्मूला सही याद किया, इसका एक तरीका होता है चेक करने का, क्योंकि मैंने आपको पहली एप्लीकेशन कराई थी, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नोट आई। देखो बेटा अगर इसको दोबारा से एक बार डेरिवेशन को आपको दोबारा देखना हो तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, आपको मैंने बहुत सारी चीजें अच्छे से आपको एक एक चीजें समझाई है, समझ में ना आए तो आप पीछे जाकर दोबारा से लेक्चर को देखें। अगर बेटा मैं यहाँ दोबारा समझाने पाऊंगा तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको मैं थोड़ा ट्रिक बता रहा हूं। देखो, तो हमने सीखा है कि बेटा याद रखना है, चलो भाई याद क्या रखना है सुन लीजिए। जैसे कोई लूप है हमारे पास में, अब इस लूप की जो त्रिज्या हमारे पास आई है वो कितनी आई है, मान लीजिए वो है r, केंद्र है O, इसकी अक्ष यह है पॉइंट P और यह डिस्टेंस x। अब आपको रूल ये याद रखना है, अगर कोई लूप है हमारे पास और इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है ये, तो बेटा हम राइट हैंड पाम रूल नहीं लगाने के, दाएं हाथ की हथेली का नियम नहीं, एक नया रूल बता रहा हूं, ये आपको याद रखना है। रूल ये है, अपने दाएं हाथ की उंगलियों को धारा की दिशा में घुमाओ और जो अंगूठा होगा वो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए। यानी अगर इसमें धारा आप देख रहे हो इस टाइप से है तो धारा को की दिशा में उंगलियां घुमानी है, इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंगूठे की डायरेक्शन में होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं इस लूप में धारा की दिशा को बदल दूं, ऐसे कर दूं मान लीजिए, तो अब हमें अपनी दाएं हाथ की उंगलियों को धारा की दिशा में अगर घुमाना है तो हम कैसे घुमाएंगे बेटा, इस टाइप से। तो अब धारा की दिशा इस टाइप से है तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ आएगा। ओके, अगर मैं इसमें सामने से खड़ा होकर इस लूप को देखूं और इस लूप में धारा कुछ ऐसे हो, ऐसे का मतलब यहां से बाहर आ रही हो धारा और यहां से अंदर की तरफ जा रही है बेटा, इसका मतलब होता है अंदर की तरफ, यानी इधर से तो करंट बाहर आ रही हो और इधर से करंट अंदर जा रही हो। यानी मैं अगर इधर से खड़ा होकर देखूं, करंट धारा ऐसे मुझे नजर आए तो मैं धारा की दिशा में उंगलियों को घुमाऊंगा, अंगूठा किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा केंद्र पर कहां है, अक्ष पर कहां है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह से आएगी। बेटा दिशा तो आप इस तरह से निकालेंगे लूप में, आपको पाम रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। ओके, दूसरी बात, सेंटर से
पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट तक का वो x है, त्रिज्या r है। तो इस b की जो वैल्यू आती है अभी पढ़ाई हमने म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। आपके याद होगा, देखो मैंने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन क्या पढ़ाई थी, इसकी विशेष स्थितियों में भी ले सकते हो ये चीज आप, विशेष स्थितियां। देखो विशेष स्थितियों के लिए आप जानते हो लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको पढ़ाई थी। ये लूप है, इसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित कर दो, एक केंद्र O है, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र आता था म्यू नॉट आई अपॉन 2r आता था। मैंने आपको ये याद कराया था, बहुत अच्छे से याद कराया था, बल्कि एक वायर वाले डेरिवेशन में यहाँ पाई आता था और यहाँ से पाई हट जाता था, इस तरह से मैंने आपको याद कराया था। अगर मैं लूप के केंद्र पर यहां आना चाहता हूं तो बेटा यहां आने के लिए इस बिंदु को अगर मैं यहां लाना चाहता हूं तो x को 0 करना पड़ेगा। अगर x इस फॉर्मूले में डालकर वापस यही फॉर्मूला बन जाए, इसका मतलब हमारा जो हमने किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो बेटा अगर लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, लूप के अक्ष पर नहीं केंद्र पर लिखना चाहिए बेटा, यहां पर लूप के केंद्र की बात कर रहे हैं हम, लूप के केंद्र पर से थोड़ी सॉरी इसको सही कर लेना, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो केंद्र पर बेटा इतना आया था। अब अगर इस पॉइंट को मैं केंद्र पर ले जाना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे x को कितना डालना पड़ेगा, 0 डाल के देखो इस फॉर्मूले में, तो b केंद्र पर आएगा तो कितना आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट आर स्क्वायर की प्लस x की जगह 0 रख दो यहां पे, होल पावर 3/2। ठीक, चलो तो x की जगह 0, आपको याद होगा अगर ये आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 है तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 बढ़ जाएगा आर की पावर 3, यानी यहाँ आर की पावर 3 बचेगा और आर स्क्वायर ऊपर है तो आर स्क्वायर ऊपर 3 नीचे, तो बेटा एक आर ही तो बचेगा नीचे। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आप इसे अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि x 0 3/2 मैंने यहां समझाया आपको, तो फाइनली r की पावर 3 बचेगा और 3 आर स्क्वायर ऊपर है 3 नीचे, तो एक पावर कट जाएंगे तो फाइनली r बचेगा, यानी वही फॉर्मूला फिर से आपके सामने आ चुका है जो पहले। तो ये चीज भी आपको समझ आई होगी और बहुत आसान है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से धीरे धीरे लेक्चर देखते जाओ और ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो पहली कंडीशन ये होती है बेटा कि लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अगर आप निकालो तो वो कितना आएगा। अच्छा इसमें एक चीज और है जो मैं उस दिन बताना भूल गया था कि अगर बेटा हम ऐसी लूप लें, एक सेकेंड, मान लीजिए एक लूप ये है, एक लूप ये है, एक लूप ये है और एक लूप ये है, और ऐसी ऐसी मान लीजिए हमारे पास n लूप है, ये n लूप है और इसमें आई एम्पेयर की हर एक लूप में धारा प्रवाहित है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। मान लीजिए अगर धारा ऐसे है तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर को होगा, बताया था ना धारा की दिशा में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, जो भी होगा केंद्र पर वो। अब बात ये आती है इसकी वैल्यू कितनी होगी। सर आपने फॉर्मूला पढ़ाया था कि लूप के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर, अगर इसकी त्रिज्या आर हो बेटा, ओके, इसके केंद्र पर यहाँ जितनी लूप है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ठीक, एक बात और समझ आया होगा आपको, एक बात और, जैसे हमारे पास लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लूप की अक्ष पर तीव्रता वो कितनी आई है उसका फॉर्मूला हमने अभी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये तो है अक्ष पर, ओके। और इसके केंद्र पर कितनी आई है, वो आई है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और बेटा मैं आपको बता दूं ये अधिकतम होती है, मैक्सिमम, अधिकतम तीव्रता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तीव्रता बनाई जाती है आप वो जब हम निकालते हैं, ये आती कैसे है, अगर मैं इस इक्वेशन का x के सापेक्ष अवकलन करके 0 के इक्वल रख दूं और वहां से मैं वैल्यू निकालूं x की, तो वो x 0 आएगा। देखो आती कैसे, आप करके भी देख सकते हो उसको। अगर मैं db बाई dx करके 0 के इक्वल रख दूं
इसका मीनिंग ये होता है कि b की अधिकतम मान निकालने के लिए x का मान कितना होना चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको मेरा बेसिक मैथ्स की वीडियो आएगी, वहां आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा कि किसी भी इक्वेशन का अधिकतम मान निकालने के लिए उसकी प्रवणता 0 के इक्वल होनी चाहिए, उसका स्लोप 0 के इक्वल होना चाहिए, और वहां से हमें इस x की वैल्यू मिलेगी। हम इस इक्वेशन को, इस समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और अवकलन करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। वो वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x बराबर 0 आएगी। x बराबर 0 के लिए जो b का मान होगा वो मैक्सिमम होगा। बेटा कॉन्सेप्ट ये है, अगर किसी समीकरण में वेरिएबल जो है हमारा x, अगर मैं इस बिंदु को केंद्र O से यहां ले रहा हूं, थोड़ा यहां ले लू तो x वेरी कर जाएगा। जो वेरिएबल हो x यहां वेरी करेगा अगर बिंदु की स्थिति हम बदलेंगे x के अनुदिश। त्रिज्या वेरी नहीं करने की, करंट वेरी नहीं करने का। तो बेटा जो वेरिएबल हो उसके सापेक्ष अवकलन करके अगर हम 0 के इक्वल रख दें तो इसकी वो वैल्यू आएगी जिसके लिए ऊपर वाली चीज अधिकतम हो। ये कॉन्सेप्ट आपको आने वाले वीडियो लेक्चर में क्लियर कराऊंगा। बेसिक मैथ्स के लेक्चर में आएगा मेरा ये कॉन्सेप्ट। क्लियर? चलिए, तो बेटा सबसे ज्यादा तीव्रता कहां होती है? केंद्र पर, उसके बाद घटती है। तो इसका अगर मैं इसी के लिए b तथा x के बीच ग्राफ बनाऊं, बेटा ये बोर्ड में पूछ लिया जाता है, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें। देखो यहां तो हम b ले रहे हैं, सॉरी इसमें वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, और यहां ले रहे हैं हम x। बेटे मैंने कहा था x बराबर 0 पे तीव्रता अधिकतम है, इसका मतलब ग्राफ यहां से कहीं से शुरू होगा b मैक्स से, और b मैक्स है b केंद्र पर, तो आप इसको b केंद्र लिख सकते हो, केंद्र पर तीव्रता अधिकतम है। ओके, अब क्या होगा, इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप से आएगा, ऐसे इधर कर देंगे हम। भाई थोड़ा सही से बना लेना। कुल मिला के इस टाइप का ग्राफ आता है। इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं बताने के लिए, लेकिन बोर्ड लेवल पर मैं इतना सारी चीजें, इतना मैथमेटिक्स आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप जरा अगर थोड़ा पीछे जाओ तो आप ये समझ लीजिए कि बी और एक्स में, ये ग्राफ देखो, बी और एक्स में क्या है, एक्स के बढ़ने पर बी घटेगा, थोड़ा आपको यहां से अंदाजा हो भी रहा होगा, और केंद्र पर अधिकतम होता है, उसी हिसाब से ग्राफ को आपको याद रखना है। बातें बहुत हैं, अगर मैं बताने पर आ गया तो आप खुद प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो आपका ये डेरिवेशन जो आज हमने किया है ये समझ में आया होगा, आपको इसकी विशेष स्थिति समझ में आई होगी, और इसका ग्राफ बेटा अच्छे से आप इसको कंप्लीट करें। पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आता रहता है, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।